तो संसद के मौजूदा मानसून सत्र में 11 अगस्त को भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए गए। और ये तीनों विधेयक आने वाले समय में भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरीके से बदल देंगे। अंग्रेजों के लंबे समय से चले आ रहे शोषण युक्त कानूनों की जगह पर अब पहली बार देश के आज़ादी महोत्सव या कह सकते हैं अमृत काल के समय अवधि में देश को जो न्याय की दिशा में अंग्रेजों के जो द्वारा बनाए गए जो बहुत सारे कानून थे, उन कानूनों की जगह लेने वाले हैं ये तीन नए विधेयक। तो आइए आज के सत्र में हम लोग एक बार इन विधेयकों पे चर्चा करते हैं, इनकी क्या खासियत है। और 11 अगस्त को लोकसभा में इनको प्रस्तुत किया गया था। यदि मैं अभी की स्थिति बताऊं कि अभी इन विधेयकों की स्थिति क्या है, तो ये विधेयक जो है आपके अभी जो है एक कमेटी को भेज दिए गए हैं। हमारे जो राज्यसभा के सभापति हैं या भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी ने तो लोकसभा के अध्यक्ष जी के साथ परामर्श करके, ओम बिरला जी के साथ परामर्श करके इन विधेयकों को कहां पर भेज दिया है, इन तीनों विधेयकों को संसद की एक स्थायी कमेटी को भेज दिया है। ठीक है, तीनों विधेयकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और किनकी ये जगह लेने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो इंडियन पीनल कोड हो, आईपीसी की बात करते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, सीआरपीसी की बात करते हैं और इंडियन एविडेंस एक्ट हो, इन तीनों की जगह ले रहा है आपका भारतीय न्याय संहिता विधेयक। मतलब अब इंडियन पीनल कोड जो है आपका भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 बन जाएगा। ये विधेयक यदि पारित हो जाएंगे और संभवतः निश्चित तौर पे पारित ही हो जाएंगे, है ना। भारतीय नागरिक सुरक्षा विधेयक बन जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये जो 1973 का आपका कोड था, ये आपका जो है ये बदल जाएगा। और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों की जगह लेने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता विधेयक, नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक। तो पहली बात, इन तीनों में भारतीय शब्द लगाया गया है ना। वैसे इंडियन शब्द लगा हुआ है बट ओवरऑल अब इनको भारतीय शब्द आगे लगाया गया है। अब अल्टीमेट इन विधेयकों की क्या विशेषता होगी, गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में क्या कहा। गृह मंत्री जी ने कहा कि ये जो तीन बिल हैं, मैं एक बार पहले तीनों बिलों का समय काल और बिल जो अभी नए आए हैं किनकी जगह बदल रहे हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ पर पहला है इंडियन पीनल कोड। ठीक है, इंडियन पीनल कोड 1860, ये आप सोचिए कब का बना हुआ है, अंग्रेजों के ज़माने का एक्ट है। और ये आपका अब भारतीय न्याय संहिता बिल आ गया है, विधेयक आ गया, अभी कमेटी के पास है 2023। अब आपको मैं यहाँ पर इतना बता देता हूँ कि अभी इंडियन पीनल कोड पे 511 धाराएं थी टोटल। अब जो धाराओं की संख्या है वो कम हो गई है ना। कई सारी धाराएं जो हैं उनको जो है पूरी तरीके से संशोधित कर दिया गया है। कई सारी धाराएं ऐसी हैं जिनको निरस्त कर दिया गया है और कई सारे नई धाराएं भी जोड़ी गई, तो इनकी संख्या 511 थी। अब देखो एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है ना। भारतीय न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत ये जो आपके अधिनियम है, ये विधि है, इन्हीं के अंतर्गत भारत के नागरिकों को न्याय मिलता है। तो जो हमारी न्यायिक प्रणाली है, ये तीन महत्वपूर्ण अधिनियमों में नया बदलाव और नया परिवर्तन और देश की मौजूदा जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार जो है इसको गढ़ा गया है। तो यहाँ पर जो मैं आपको गृह मंत्री जी के द्वारा जो कमेंट किया गया इन तीनों एक्ट को लाते समय, उनके बारे में एक बार बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो तीनों एक्ट हैं, तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने के लिए थे, उनकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। कब बनाया गया था? ये 1860 में बनाया गया है। अभी मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। अब इनका उद्देश्य दंड देने का नहीं है बल्कि न्याय देने का है। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, इसका नाम ही जो है इसकी आत्मा को दिखाता है। ठीक है, तो ये तीन जो नए कानून हैं, अब इन नए कानूनों में वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा करना, इसका उद्देश्य दंड देना नहीं है बल्कि न्याय देना है। तो पहली बात, इसका अल्टीमेट जो पर्पज पहले दंड संहिता के तौर पे था, अब न्याय संहिता के तौर पे हो गया। टोटल 556 धाराओं को लेकर के अभी विधेयक के ड्राफ्ट में चर्चा की गई। अभी तो देखो ड्राफ्ट बना है, फाइनली जब ये बिल पूरा सदन में पारित होगा तो कितने धाराएं होती हैं ये तो समय के साथ ही हमें देखा जाएगा। लेकिन अभी जो प्रस्तावित धाराएं हैं इंडियन पीनल कोड में 511 की जगह पे 356 सेक्शन बचेंगे। ठीक है, आप लोग एक बार थोड़ा सा इनको
क्रम से समझ सकते हैं जो जो चीजें मैं आपको बताता जाऊं। दूसरा जो है आपका सीआरपीसी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी 1973। कई जगहों पे आप 1898 भी लिखा हुआ पाएंगे। देखिए सीआरपीसी पहले ही रिप्लेस हो चुकी है, 1973 की सीआरपीसी थी, अब इसको फिर से रिप्लेस किया गया है अगेन, और 2023 ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तौर पे आपका ये आ रही है। अभी जो देखा जाए इसमें जो टोटल इसमें टोटल 484 धाराएं होती थी, अभी हैं, ठीक है। अब ये धाराओं की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है, और समझिए एक तरीके से ये जो सीआरपीसी है इसी में पूरी प्रक्रिया दी गई है, कंप्लीट प्रक्रिया इसमें दी गई है, ठीक है। कंप्लीट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पहले आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक अभियोजन के प्रारंभ से लेकर के न्याय मिलने तक की पूरी कंप्लीट प्रक्रिया आपकी सीआरपीसी में दी गई है। जो आपकी आईपीसी है, आईपीसी में जो पूरी तरीके से कौन सा अपराध किस प्रकृति का होगा, उसको कौन सी धारा लगेगी, ये सारी चीजें आपकी आईपीसी में दी गई, इंडियन पिनल कोड पे। लेकिन वो किस प्रोसीजर के तहत उसको जस्टिस तक ले जाया जाएगा, ये सारा कुछ सीआरपीसी में, चाहे वो पुलिस के अभियोजन की बात हो या है न्यायपालिका में कौन उसकी सुनवाई करेगा, कंप्लीट प्रोसीजर आपका सीआरपीसी में। तो ये कई जगह पे आपको 1898 भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। यहां तक कि गृह मंत्री जी ने भी जो अपना वक्तव्य दिया था, मैं पीआईबी के अनुसार बता रहा हूं, 1898 ही वहां पे प्रयोग किया है, जबकि सीआरपीसी 1973 इस समय जो है आपकी है, ठीक है। तो ये दोनों कहीं पे मिलता है तो दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही सही है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 अंग्रेजों के टाइम पे बनाया गया था, बाद में इसको रिप्लेस किया था 1973 की सीआरपीसी ने, ठीक है। सभी लोग इस चीज को ध्यान से समझते जाएंगे, ठीक है। तो अब ये इसकी जगह पे आ चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब इसमें टोटल देखिए 484 धाराओं की जगह पे अब धाराओं की संख्या कितनी हो गई, 533। 533 धाराएं जो है अभी इसमें जो है अभी आपकी बताई गई हैं कि इतनी हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जो है अगला आपका जो है ये है भारतीय जो है इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। भारतीय जो है इसको भारतीय न्याय जो है इसकी जगह पे अब जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये 1872 का है। देखिए तीनों अंग्रेजों के टाइम पीरियड के हैं, एक आपका इंडियन पिनल कोड 1860, ये आपका 1898 और ये आपका 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। अब ये भी आपका पूरी तरीके से रिप्लेस हो रहा है, अब ये भारतीय साक्ष्य विधेयक बन चुका है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बन चुका है, भारतीय साक्ष्य बिल अभी आया, विधेयक आया है 2023। तो अब ये तीनों 2023 के हो चुके हैं, और जब ये तीनों बिल समाप्त हो जाएंगे तो अंग्रेजी शासन का जो पूरा का पूरा एक उद्देश्य था कि कैसे भारत में औपनिवेशिक सत्ता को जमा के रखा जाए, देश की आजादी के 75 साल बाद एक सब थोड़ा चेंज किया। और देखो आमतौर पे हम भी कई बार चर्चाएं करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो ये चीज जरूर आती है कि आज हमारे देश में जो कानून चल रहे हैं बहुत पुराने हैं। और आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी ने जो है 2019 में ये कहा था कि अंग्रेजों के समय बनाए गए जितने भी कानून हैं वो चाहे जिस भी विभाग के हों, उन पे पर्याप्त चर्चा होनी चाहिए, उन पे पर्याप्त विचार किया जाना चाहिए और समय के अनुरूप उनको भारतीय समाज के हित में बनाया जाना चाहिए। तो बहुत बड़ा जो है चेंज आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। और अब जो ये बिल लाए गए हैं तीनों के तीनों, इनका उद्देश्य है कि शासन की जगह, अभी क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहे थे शासन को, अब ये नागरिक को प्रोटेक्ट करें, नागरिक को केंद्र में लेकर के आए, वी द पीपुल ऑफ इंडिया कॉन्सेप्ट को, लोक संप्रभुता के सिद्धांत को मध्य में लेकर के आए, जो हमारे संविधान ने हमें दिया है। तो शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का सबसे बड़ा सैद्धांतिक निर्णय ये कानून है। भारत की आत्मा, भारतीय आत्मा को लेकर के बनाएगा, भारतीय नागरिकों को एक तरीके से केंद्र में रखा गया है और इससे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। और इन तीनों कानून का मुख्य उद्देश्य होगा कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकारों को रक्षा करना, उनका जो है सुरक्षा करना, उनको दंड देने की जगह पे न्याय देना। तो ये अल्टीमेट गोल जो है तीनों विधेयकों का है। अब बिल को लेकर के देखो कम से कम अभी 3 महीने का टाइम लगेगा आपका, 3 महीने का टाइम आपका। अभी कमेटी 18 अगस्त को जो है ये कमेटी के पास चला गया और कमेटी में लगभग 3 महीने के भीतर भीतर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। और ये जो है कमेटी के जो इस समय अध्यक्ष हैं, जो ये पूरी की पूरी कमेटी है, वो गृह मामलों की स्थायी समिति है आपकी। आपको पता है बहुत सारी परमानेंट कमेटी बनी हुई है ना,
तो गृह मामलों की एक स्थायी समिति है जिसके अध्यक्ष हैं आपके बृजलाल। ठीक है, बृजलाल जो हैं अध्यक्ष हैं और भाजपा के सदस्य हैं, राज्यसभा में मेंबर हैं। ये जो है गृह मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। और जो ये परमानेंट कमेटी बनाई गई है, देखो ये एक तरीके से आप समझिए कि जब आप पॉलिटी पढ़ाता हूं मैं आपको, तो मैं बताता हूं कि इन पे विधेयकों पे विस्तार से चर्चा हो पाए। ठीक है, एक एक विषय वस्तु पे, इसलिए कमेटी का बहुत बड़ा रोल होता है। अब 3 महीने तक प्रॉपर इस पे डिस्कशन होगा और ये एक लघु संसद की तरह काम करती है, क्योंकि इसमें दोनों सदस्यों के सदस्य हैं, दोनों सदनों के, लोकसभा के भी हैं और राज्यसभा के भी हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका कई प्रावधानों पे नए बदलाव होंगे, जैसे कि कई सारे नए शब्दावलियों को इसमें जो है विस्तारित किया गया है। अब एक बार ध्यान से समझिए। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए, इंडियन पेनल कोड अब हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023। पहला तो ये एक बड़ा जो है चेंज है, ये आपका 1960 का है, इंडियन पेनल कोड 1860, माफ करिएगा 1860। इसके बाद सीआरपीसी हो जाएगा भारतीय नागरिक संहिता, सुरक्षा संहिता। देखो यहाँ पे मैं इसको शॉर्टकट में भी लिख देता हूं, ये हो जाएगा बीएनएस एक्ट 2023। अभी आईपीसी हम पढ़ते हैं 1860, तो अब ये हो जाएगा बीएनएस। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, और ये आपका सीआरपीसी जो है ये भारतीय नागरिक सुरक्षा विधेयक, ये हो जाएगा बीएनएसएस। और ये आपका हो जाएगा, अभी आईईए पढ़ते हैं हम लोग, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये हो जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए हो जाएगा 2023। तो ये शॉर्टकट में आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, सभी में परिवर्तन है। साक्ष्य अधिनियम 1872 का था, ये आपका सीआरपीसी 1898। ठीक है, इसको रिप्लेस किया था 1973 की सीआरपीसी ने। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखो जो आईपीसी आई थी 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उस अधिनियम के तहत 1834 में पहले जो है कानून आयोग बनाया गया था, विधि आयोग बनाया गया था। आपने लॉर्ड मैकाले का नाम सुना होगा, तो उसी के द्वारा विधि आयोग का अध्यक्ष था वो उस समय। 1833 के चार्टर में ही जो है विधि आयोग के सदस्य को लेकर चर्चा हुई थी, उसी के द्वारा जो है 1860 में ये पूरी बन के तैयार हुई थी, इसको लागू किया गया था। इसके बाद जो आपकी दंड प्रक्रिया संहिता है, दंड प्रक्रिया संहिता भारत में जो आपराधिक कानून के प्रशासन की प्रक्रियाएं प्रदान करती है, और 1973 में इसको अधिनियमित किया गया। 1 अप्रैल 1974 को ये प्रभावी हुई थी, पहले 1898 की थी, अब ये 1 अप्रैल 1974 में इसको रिप्लेस कर दिया था। ये जरूर ध्यान रखिएगा, पहले अंग्रेजों के टाइम पे 1898 में बनी थी और सीआरपीसी को रिप्लेस किया। जो हमारी लेटेस्ट सीआरपीसी है जो अभी प्रभावी है, वो आपकी सीआरपीसी 1973 है। मैं बार बार इस पे जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कई जगहों पे आप मिसकॉन्सेप्ट ना हो जाए आपका। और इंडियन एविडेंस एक्ट जो आपका है ये 1872 का है, और इसको जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके द्वारा इसको भारत में पारित किया गया था। और ये भारतीय जितने भी न्यायालय होते हैं उन पे जो भी साक्ष्य होते हैं उनकी स्वीकार्यता को ये नियंत्रित करता है। ठीक है, उनके नियमों को, उनके संबंधों को, सभी कुछ हम भारतीय एविडेंस एक्ट के तहत ही हम लोग देख के चलते हैं। तो ये एक प्रॉपर एक बड़ा परिवर्तन हम देखने को मिलता है। अब देखो कई सारे कुछ प्रमुख बदलाव भी हुए हैं, जैसे कि मैं कुछ आपको एग्जैक्ट आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, क्या क्या चीजें बदली हैं। सबसे पहला जो एक्ट है आपका, पहला एक्ट, हाँ देखिए यहां पे मैं एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। सीआरपीसी में मैंने जैसा कि आपको बताया कि अभी वर्तमान में 484 धाराएं हैं। ठीक है, 484 धाराएं हैं एग्जैक्टली, शायद यही है, हाँ 484 है, क्लियर है, स्पष्ट है। तो 484 की जगह अब टोटल धाराओं की संख्या आपकी हो चुकी है 533। ठीक है, ये आपकी की गई है। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी में जो टोटल 511 धाराएं थी उनको रिप्लेस करके अब हो जाएंगी 356। तो इसमें कम हो रही है, इसमें बढ़ रही हैं। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धाराएं पहले जो है आपकी 167 धाराएं थी पहले की, अब ये धाराओं की संख्या बढ़ रही है और टोटल जो है इसमें अब धाराएं हो जाएंगी 170। तो 167 की जगह 170 हो जाएंगी। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें और आपकी चेंज हो रही हैं। पहले तो आईपीसी जो आपकी है भारतीय दंड संहिता, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं थी, जैसे आतंकवाद को, अलगाववाद को परिभाषित नहीं किया गया था, सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह को परिभाषित नहीं किया गया था, देश की संप्रभुता को चुनौती देने जैसे अपराधों को परिभाषित नहीं किया गया था। तो अब जो है इस विधेयक में, जो भारतीय न्याय संहिता विधेयक है, इसके तहत आतंकवाद, अलगाववाद,
सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाले अपराध, इन सबको ये क्या करेगा, परिभाषित कर रहा है। ठीक है, इनका प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है, इनको अपराध घोषित भी किया गया है। सारी चीजें जो है, पहले अलग से आतंकवादियों के लिए भी एक्ट बने हुए थे, जैसे यूएपीए है, बहुत सारे एक्ट हमने बना रखे थे। अब वो सारी चीजें इसी में भारतीय न्याय संहिता में, जो अभी ये आपकी इसको रिप्लेस करके आ रही भारतीय न्याय संहिता, इसमें सारी चीजें अब आपकी परिभाषित की गई हैं, स्पष्ट की गई हैं। क्लियर है। साथ ही देखो, राष्ट्रद्रोह का कानून, ये बड़ा ही आम हो चुका था। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रद्रोह का कानून लग जाता था, है ना, उसके ऊपर रासुका लगा दिया जाता था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत। तो राष्ट्रद्रोह को अपराध को निरस्त करता है। राष्ट्रद्रोह ये अंग्रेजों ने अपने टाइम पीरियड पे बना रखा था। औपनिवेशिक अवशेष के रूप में इसकी सबसे ज्यादा आलोचना भी लगातार की गई। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारी गाइडलाइन जारी की। तो ये स्वतंत्र देश की नागरिकों की जो अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्रता की आजादी है, उस आजादी को खत्म करने वाला एक्ट कानून था। तो राष्ट्रद्रोह के अपराध को यह समाप्त करने की बात की गई है। ठीक है। इसमें अब देखिए, यदि किसी व्यक्ति की मॉब लिंचिंग हो जाती है, कई बार चर्चा आपने सुना होगा कि भीड़ के द्वारा कुछ को मार दिया गया, हत्या कर दिया गया, इसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया। यदि मॉब लिंचिंग होती है कहीं पर भी, तो जो उससे जुड़े हुए जितने भी अपराधी प्रवृत्ति को मृत्यु दंड तक का प्रावधान कर दिया गया। अब इस समय मॉब लिंचिंग एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसके अलावा विवाह के कोई भी व्यक्ति विवाह के झूठे वादे के साथ यौन संबंध स्थापित करने वाले पर, किसी भी व्यक्ति जो विवाह के झूठे वादे के साथ महिलाओं के साथ यौन संबंध स्थापित करेगा, 10 वर्ष की कैद का प्रस्ताव किया गया है। धोखे से शोषण के रूप में इसको देखा गया है। ठीक है। तो ये सोचिए कि अपने आप में कितना बेहतर है। पुलिस के लिए भी व्यवस्था की गई कि चार्जशीट दाखिल करने के लिए अधिकतम 180 दिनों की सीमा तय कर दी गई है। ठीक है। और अभियोजन की प्रक्रिया में तेजी लेकर के आया जाएगा। अनिश्चितकालीन जो देरी होती है उसको भी, मतलब अब मैक्सिमम टाइम पीरियड 180 दिन का रख दिया गया कि भाई अब इससे ज्यादा समय मत लीजिएगा। तो चार्जशीट दाखिल करे पुलिस टाइम के साथ और न्याय मिल सके। तो जो अनिश्चितकालीन देरी होती है, अभी कोई एक पर्टिकुलर समय सीमा नहीं है। अभी पुलिस के पास है 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट दाखिल हो रही है या फिर और उसको समय बढ़ाया जा रहा है। अब वो सब चीजों के लिए 180 दिनों का टाइम इसमें तय कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें बहुत बेहतर रहेंगी। इसी तरीके से जो सीआरपीसी है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए गए, मल्टीपल चेंजेस हैं। आप लोग जो है एक बार जो है पीआईबी में पूरी की पूरी डिटेल है, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, एक बार जरूर देखिएगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए, जब गृह मंत्री ये बता रहे थे कि हमने जो ये बनाया है तीनों बिल, ये कोई एक दिन में नहीं बन गया कि हमें सपना आया और हमने बदल दिया। गृह मंत्री जी ने कहा पिछले 4 सालों से इस कानून पर लगातार विचार विमर्श हो रहा था। इस मुद्दे पर लगभग 158 से ज्यादा बैठकें हुई हैं और इसमें लगभग 18 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट, देश के 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमी, 22 जो विधि विश्वविद्यालय जो आपकी लीगल लॉ को लेकर यूनिवर्सिटी हैं, 142 संसद सदस्य और लगभग 270 विधायकों और जनता से इस नए कानून पे सुझाव लिए गए थे और पिछले 4 सालों से लगातार 158 बैठकें हुई थी। तो ये कोई एक दिन में नहीं बन गया, इसको लेकर के पूरा एक प्रक्रिया है और उसके तहत जो है इनमें एक बदलाव करने की जरूरत थी और बहुत सराहनीय प्रयास है। अब जिस तरीके से देश में अब वर्तमान में जो शासन प्रणाली है उसके अनुरूप चीजों को बदल दिया जाए समय के साथ तो ज्यादा अच्छा है। अंग्रेजों की जो गुलामी के बहुत सारे लक्षण आज भी दिखते हैं वो सब समाप्त हो जाने चाहिए और भारत के अब हमारी पार्लियामेंट पूरी तरीके से कानूनों को पारित करे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुए कानूनों को हम क्यों स्वीकारें? तो ये एक बहुत बड़ी चीज जो है सरकार के द्वारा ये की गई। ठीक है। अब एक तरीके से ये जो तीनों कानून थे औपनिवेशिक मानसिकता से थे, गुलामी की निशानी के तौर पे थे, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। तो अब इन निशानियों को पूरी तरीके से ये कानून जैसे ही संसद द्वारा पारित होंगे वैसे ही ये इनको वो कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएंगे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अब इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी को लेकर के बहुत ज्यादा इन कानूनों पे चर्चा की। जैसे एफआईआर में कोई भी केस डायरी बनेगी तो केस डायरी से चार्जशीट तक और चार्जशीट से जजमेंट तक जितनी भी प्रक्रिया होगी सारी डिजिटल कर दिया जाएगा। इस कानून में प्रावधान किया गया है। यदि कोई पुलिस अधिकारी कोई भी सर्च ऑपरेशन करता है, कोई भी जब्ती करता है, उसकी वीडियोग्राफी को कंपलसरी कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी सर्च होता है, कोई भी जब्ती होती है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी किसी को जबरदस्ती ना हो, शोषण ना हो। ठीक है, तो वीडियोग्राफी करना केस में कंपलसरी हिस्सा कर दिया जाएगा।
ठीक है। निर्दोष नागरिकों को क्योंकि फंसा दिया जाता है, चीजों को लेकर के बाद में पुलिस मैनिपुलेशन करती है, इसको लेकर के भी ध्यान दिया गया है। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी। यदि पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दिखाएगी, कोई भी चार्जशीट बनाती है, इस सभी प्रक्रिया की यदि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो वो बिल्कुल, अभी भी क्या होता है, पुलिस पैसे का लेन देन करके आपराधिक प्रक्रियाओं को पूरी तरीके से बदल देती है। तो ये भी ध्यान में रखा जाएगा। एक निर्णय भी लिया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, तो जिसमें दोष सिद्ध के लिए प्रमाण को बढ़ाने के लिए फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा दिया जाएगा। फॉरेंसिक साइंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है साक्ष्यों को इकट्ठा करने में, कलेक्ट करने में, और इसके लिए आने वाले समय में देश को, मतलब आने वाले 3-4 सालों में देश को 33,000 से ज्यादा फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट और साइंटिस्ट देश को मिलेंगे। तो ये इससे क्या होगा, जो कोई भी दोष है उसकी सच्चाई क्या है, दोष सिद्ध के प्रमाण को लेकर के काफी बेहतरी हो पाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में देश को फॉरेंसिक साइंटिस्ट मिल पाएंगे। अभी ये स्थिति भी बहुत बुरी है, ठीक है। इसके अलावा देखो बहुत सारी चेंजेस हैं, मैं हर एक चेंज को यहाँ पे बताने जाऊंगा तो शायद बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये एक बड़े बदलाव के तौर पे है। आने वाले समय पे एक एक एक्ट में क्या चेंजेस हुए उसको लेकर के हम अलग से एक सेशन ले लेंगे, उनको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे कि जो है, जो भारतीय जो है आपकी न्याय संहिता बिल है, इसमें क्या क्या चीजें लेकर के आई हैं, एक हम इसको लेकर के डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद जो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, इसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद जो है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आपका भी आया है उसको लेकर डिस्कस कर लेंगे। सबको लेकर एक एक करके हम प्रॉपर डिस्कशन कर लेंगे, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है आपका, ठीक है, और एक बड़ा जो है भारत के लिए, हम सब के लिए, भारतीयों के लिए, सभी के लिए ये, क्योंकि देखिए न्याय व्यवस्था जितनी बेहतर होगी और भारत के नागरिकों को केंद्रित होगी, वो अपने आप में किसी भी देश के लिए एक बहुत मजबूत कड़ी बन जाती है। हमारे देश के नागरिकों का देश की न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा बढ़ता चला जाएगा और समय के साथ चीज़ों में परिवर्तन होना, यही हमारे संविधान की विशेषता रही है, यही हमारे देश की विधायिका ने कानूनों को भी समय के साथ अपडेट किया है। तो एक बड़ा बदलाव है, स्वागत योग्य बदलाव है, और निश्चित तौर पे इसको हम गहराई से समझेंगे भी। अभी देखो जब ये बिल आने वाले समय पे संसद के पटल पे जो है पारित करवाए जाएंगे, उसके बाद पारित होकर के जब ये बिल आएंगे तब हम इन बिलों के बारे में एक और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसको लेकर अब जितनी भी डेवलपमेंट आपकी होगी वो मैं आने वाले समय पे आपको बताऊंगा, और अलग अलग से किस बिल में क्या विशेषताएं हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, जानने की जरूरत है आप सभी को। कोई भी प्रश्न आता है, कुछ भी आता है कि क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या जरूरत थी, क्यों चेंज किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे आप इसको लेकर के एक आपकी समझ यहाँ पे विकसित हुई होगी, बिल्कुल, है ना। चलिए, तो इस टॉपिक पे आगे आने वाले समय पे जो भी आगे के डिस्कशन होंगे आने वाले वीडियो पे सेशंस में आपको दूंगा, ठीक है।